नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बीपीएससी के लिए हम लोग चालू किए हैं। इसमें आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग लेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 है। ठीक है, आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती है? भूमध्य सागरीय, प्रोटोएस्ट्रोलॉयड, अल्पाइन, मैंग्लोइड। ये 4 तरह की प्रजातियां जो है वो आपका हड़प्पा सभ्यता में मिली है। साक्ष्य ये मनुष्य की प्रजातियां हैं। तो ये सारे आपको सबसे अधिक अगर पूछेगा किस प्रजाति के मनुष्यों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपका भूमध्य सागरीय है। ठीक है, भूमध्य सागरीय मानव प्रजाति जो है वो सबसे ज्यादा मिला है हड़प्पा सभ्यता में। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थल के रूप में बताया था? तो तिब्बत बताए थे आपको हमारे भारतीय जो है वो है आपको दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आपको बताया था कि जो आर्य हैं वो आपके तिब्बत के रहने वाले हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना मंतव्य दिया है, जिसमें आपका गंगानाथ झा ने बताया था कि ये ब्रह्मर्षि देश के हैं। बाल गंगाधर तिलक तिलक जो है हमारे पड़ोसी देश बताए, ये बताए मतलब कि उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी ध्रुव के हैं। इन्होंने बताया, अविनाश चंद्र दास ने बताया था कि ये जो है सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, तो अलग अलग विचारों ने, लेकिन एक मैक्स मुलर का है जो ज्यादा पॉपुलर है। मैक्स मुलर ने ही बताया था, आपका मैक्स मुलर द्वारा बताया गया था कि जो ये आर्य हैं आपका मध्य एशिया के निवासी थे। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार इसका उत्तर चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर महाजनपद और उसकी राजधानी दी गई है। तो अंग की राजधानी आपका अंग चंपा थी। मगध की राजधानी आपका राजगीर या फिर राजगृह। काशी की वाराणसी। और एक आपका हो गया वत्स के ये वत्स कौशाम्बी, कुशल रहो। ठीक है, वत्स कौशाम्बी। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा ये ट्रिक के रूप में। जैसे हम लोग वत्स को क्या आशीर्वाद देते हैं, कुशल रहो। कुशल से आपका कौश उसमें से शब्द ले लेना है, तो वत्स मतलब कौशाम्बी आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो इसमें आपका लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी तो ये आपका बौद्ध धर्म से महाबुद्ध का आपका रहा है। तो ये कपिल वस्तु का जो लुम्बिनी है, यही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसमें आपका लुम्बिनी तो नहीं होगा, क्योंकि जैन धर्म महावीर का जो है वो आपका वैशाली, चंपा और पावापुरी से, जहाँ पावापुरी इनका जन्म स्थल भी माना गया है। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले हमारा अभिज्ञात संस्कृति में कौन सा है? हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति वो क्या थी? आपका एक नगरीय संस्कृति थी। नगरीय संस्कृति के बाद जैसे आते हैं तो इसमें लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता ही नगरीय सभ्यता थी, सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता वो है हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता के बाद आपका लोहा का ज्ञात हुआ, तो लोहे का हल ये हो जाएगा आपका, लोहे का हल ले लेंगे। उसके बाद आहत और सिक्के चलाए गए थे, और उसके बाद से हम लोग का हो जाएगा सोना का सिक्का चला। तो सी ऑप्शन इसके अनुसार जो है एग्जैक्ट आपका सही रहेगा। ठीक, आगे देखिए, महात्मा बुद्ध की निर्वाण का प्रतीक क्या है? निर्वाण मतलब आपका चल दिए, निर्वाण मतलब चल दिए, तो पद चिन्ह माने चलते हैं हम लोग पांव से, तो पद चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ऊपर जितना है पीपल या फिर बोधि वृक्ष का है किसका सिंबल, तो वहां ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये ज्ञान का प्रतीक हो जाएगा। अगला जो स्तूप है, स्तूप ये मृत्यु या महापरिनिर्वाण जो मरने के बाद बना, ठीक है, उसको स्तूप बोला गया। और कमल जो है, कमल क्या होता है? वो खिलता है, माने नया चीज हुआ, तो नया जन्म लिया, तो जन्म इसको बोलेंगे कमल जो है। और जब गृह त्याग किए तो कहीं किसी के साथ निकले थे, तो घोड़ा के साथ निकले थे। कमेंट करके बताइएगा जिस घोड़े के साथ इन्होंने निकला था उसका क्या नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में आपका जो सबसे ज्यादा समय किसके समय में रहा? वेनसांग के समय में। ठीक है, वेनसांग के समय आया था। अगला देखेंगे तो कह रहा है वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, ये चीज कभी कभी पूछा हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो
जितने भी इसमें मिला है लगभग वो खरोष्टी लिपि में पूछा है। तो देखिए यहाँ हमारा दो है, एक शाहबाज गढ़ी और एक मानसेहरा। यहाँ पर दो ऑप्शन जो है वो आपका मैच करेगा, मतलब कि ये जो है खरोष्टी लिपि में है, लेकिन अधिकांशतः जितने भी मिले हैं वो आपका प्राकृत भाषा में है और उसके बाद ब्राह्मी लिपि में है। तो प्राकृत में सबसे ज़्यादा और उसके बाद ब्राह्मी। खरोष्टी में भी है, तो खरोष्टी में आपका यही दो है, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा। तो एक से अधिक आ गया इसमें ऑप्शन, तो हम ले लेंगे ऑप्शन ई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है? तो देखिए गंधार शैली जो है वो यूनानी कला का ही एक परिवर्तित रूप है, जो आगे चल के थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करके नया शैली आपका गंधार कला शैली नाम दे दिया गया है। तो भारतीय तथा यूनानियों के कला का ये सम्मिश्रण बोल सकते हैं। आगे देखिए है कि गुप्त काल में खील किस प्रकार की भूमि होती थी? तो खील बोलते थे जहां आपका खील बिना आपका जुताई वाला खेत कही जाती थी, मतलब जहां जोताई नहीं की जाती थी। तो यहाँ देखेंगे जो भूमि जोती नहीं जाती थी वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए जो खेती की जाती थी उसको बोला जाता था, खेती युक्त जो क्षेत्र था उसको क्षेत्र बोला जाता था। और जो रहते हैं तो रहने के लिए हम लोग वास्तु शास्त्र यूज करते हैं, तो वहाँ वास्तु होता था। ठीक है, जो रहने योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि थी उसको वास्तु, जो कृषि योग्य होती थी उसको क्षेत्र, और जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खिल कहा जाता था। और जिसमें चराई होती थी उसको बोला जाता था गोचर। ये 3-4 याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है? तो पाल वंश के तो आपका गोपाल हैं, लेकिन दूसरा संस्थापक के रूप में माना जाता है वो महिपाल प्रथम को। आगे देखते हैं तो कह रहा है कि सल्तनत काल में ताजुल मासिर की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये हसन निजामी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो ये तो सबको पता होगा, स्पष्ट रूप से संगम वंश हो जाएगा। ठीक है, संगम, सुलुभ, तुलुभ, ये सब अरबाडू चारों है, लेकिन चारों कॉन्स्टिट्यूटिव दिया हुआ ही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? तो ये सबसे पहला काम आपका किया था शेरशाह सूरी ने। अगला है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का द्वार कहा जाता था? तो मक्का का द्वार किसे कहा गया है? सूरत को। मक्का का द्वार आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के जो टंका होती थी, ससगनी एवं जित्तल किस धातु के बने होते थे? तो देखिए यहाँ टंका और ससगनी जो है वो दोनों आपका चांदी का होता था, और जितल जो है वो आपका तांबे की होती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन 2 चांदी का हो जाएगा, ये दोनों। ठीक है, और ये एक आपका तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया है? तो सबसे पहले लड़ा गया युद्ध देवरा का युद्ध था, उसके बाद चौसा, उसके बाद आपका कन्नौज, तब आपका सरहिंद का युद्ध। लास्ट में जो विजय इसका प्राप्त हुई। तो सबसे पहले आपका कौन था? देवरा का युद्ध था, जो आपका 1531 में हुआ था, और अंतिम जिसमें आपका 1555 में लड़ के फिर से अपना लिया था राजगद्दी, वो था आपका 1555। ठीक है, आगे देखेंगे तो कह रहे हैं कि किस अधिनियम के माध्यम से यह उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? किस अधिनियम के अंतर्गत यह था? तो 1873 था। आगे है कि निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा जो है वो पहला सहायक संधि आपका किया गया था, और ये आपका बसीन की संधि कहलाई थी, जो हुआ था कब? 1500 नहीं, 1802 में हुआ था। चूंकि उसी समय आपका ये बला बाजीराव का शासनकाल देखेंगे तो 1800 हुआ था 2 में, 1802 में आपका इसी को बोला गया बसीन की संधि। नेक्स्ट आपका किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो जो सिंध क्षेत्र था वो आपका लॉर्ड एलेनब्रो के शासनकाल में हुआ था, जो आपका 1843 में किया गया था। और इसी समय एक चीज और घटना हुई थी, इसी के लॉर्ड एलेनब्रो के काल में ही ये आपका दास प्रथा का
अंत हुआ था। ठीक है, कब? 1843 में। और इसी समय आपका हुआ था इसका सिंध में अंग्रेजी को मिलाया गया था। ठीक, आगे देखिए कर निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी की रोम मार्च से किया है? तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसका कंपैरिजन किया गया था। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष गांधी-दास पैक्ट हुआ था? तो देखिए यहाँ पर गांधी-दास पैक्ट 1924 में हुआ था। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी गांधी-दास पैक्ट में हुआ था कि गांधी जी, सी.आर. दास और नेहरू जी अपना संयुक्त रूप से मंतव्य दिए थे, जो आपका हुआ था 6 नवंबर 1924 को। इसमें क्या किया गया था? गांधी-दास पैक्ट में प्रावधान किया गया कि जो अब स्वराज पार्टी है वो आपका कांग्रेस पार्टी का एक अभिन्न अंग के रूप में यहाँ पर कार्य करेगी, इसलिए इसका नाम गांधी-दास। तो गांधी आपका हो गया महात्मा गांधी और इनके दास सी.आर. दास थे, और साथ ही साथ नेहरू ने भी आपका इसमें सहयोग किया, मतलब सहयोग नहीं बोल सकते हैं, आपका संयुक्त रूप से इन लोगों ने अपना पारित किया, तो उसी का नाम पड़ गया आपका गांधी-दास पैक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो ये बारदौली में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी टाइम आपका ये खत्म कर दिया गया था। बारदौली में उस समय थे गांधी जी, तो वहीं पर इसको खत्म कर दिया गया। कारण क्या था? पूछता है कि असहयोग आंदोलन का समाप्त करने का तत्कालिक कारण क्या था? तो वो था आपका चौरी चौरा कांड, या चौरा चौरी भी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं चौरा चौरी भी लिखा रहेगा, चौरी चौरा कांड बोलते हैं हम लोग। तो चौरा चौरी कांड जो है वो 1922 को हुआ था। 1922 में ही, थोड़ा कट रहा है, 1922 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए कर निम्नलिखित में से किस वायसराय को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड लीटन को जाना जाता है, जिसका कि कार्यकाल रहा 1876 से 80 तक। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन 1817 में स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं थे? तो इसमें राजा राम मोहन राय का तो सबसे बड़ा योगदान रहा, उसके साथ साथ देखेंगे डेविड हेयर का रहा, अलेक्जेंडर विलियम जोन्स का इसमें कोई योगदान नहीं था। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित किस पार्टी एवं संस्था ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? तो आपका पार्टी या फिर संस्था पूछ रहा है, तो इसमें हिंदू महासभा भी थी, उसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब जो है आपका, इसमें से चारों का चारों देखेंगे तो इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो हमारा इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चूंकि हमसे पूछ रहा है क्या कि आंदोलन का समर्थन किया था, तो इसमें से कोई नहीं किया था आपका, ना हिंदू सभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, कोई नहीं इसमें आपका सहयोग दिया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस तिथि को वायसराय बेवेल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित किया था? तो 14 जुलाई 1945 को। अगला है आपका 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह के नेतृत्व इसमें से कौन किया था? तो इसमें आपका देखेंगे एक तो चिराग अली शाह थे आपके, चिराग अली शाह हो जाएंगे, और इनके साथ मजनू शाह, दो ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा। तो दो ऑप्शन हो गया, इसलिए हम लोग ले लेंगे इसमें एक से अधिक आपका ई ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसमें देखेंगे आपका जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी दोनों आपके थे। तो ई ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, एक से अधिक ही है आपका, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, चूंकि एक से अधिक आ रहा है, ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगी। आगे देखिए कह रहा है कि 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने किस संस्था पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में? आपका ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हुआ था आपका पटना में। ठीक है, क्योंकि ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से देख लें, ये क्वेश्चन बार बार आती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुंगेर में बरहिया ताल विद्रोह का
मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बरहिया ताल का जो विरोध हुआ था, विरोध या विद्रोह हुआ था, वो आपका बकासत भूमि के वापसी के मांग के लेकर हुई थी। ठीक है। अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था? तो ये है एच.एस. ऑकलॉट। इनका जो संबंध है होम रूल लीग से नहीं है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ठीक है, जो आपका एनी बेसेंट के साथ भी थे इन लोगों ने, जो आपका 1916 में हुआ था। आइए आगे देखेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडलों में कितनी सीटों को दलितों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था? तो इसमें जो था पूना पैक्ट में 147 था, जो गांधी जी और आपके अंबेडकर जी के बीच हुआ था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू का अखबार कौन सा था? बिहार से होता था नूरुल अनवार, नूरुल अनवार। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो स्वराज ट्रेन आपका चला था भारत छोड़ो आंदोलन में, आपका डी ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का पढ़ेंगे तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखते हैं। तो पहला है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांत के शांति स्थापना हेतु बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन में, ये सही है आपका। दूसरा कर है असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले में डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था असहयोग आंदोलन में, ये भी सही है। दोनों आपका तो अभी तक सही मिला। तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल 1929 में बिहार की यात्रा एवं किसानों की राजनीतिक चेतना। ठीक है, पटना में प्रकाशित होने वाली, ये भी आपका युवक क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थी, ये सही है। सभी सही है, तो हमारा एक भी नहीं मिला, ई ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में क्या असत्य है? इसमें भी आपका चूज करते हैं। तो कह रहा है कि आपका 1893 ईस्वी में पेरिस में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, ये आपका गलत है। ये कहाँ हुआ था? आपका शिकागो में, ये आपका गलत दे दिया है। तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही मिल गया, बाकी तो सब सही होगी, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, हो सकता है ई ऑप्शन इसमें फंसाने वाली होती है। तो जब भी एग्जाम दे तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग पूरे ऑप्शन को जरूर पढ़ें। ठीक है, तो पहला आपका ये चीज़ गलत है, शिकागो में गए थे। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना किया था, सही है। नेक्स्ट है आपका 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास वारानगर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, यह भी सही है। और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ थी। तो एक ऑप्शन जो है वो आपका गलत मिला, असत्य था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो इसमें देखेंगे आपका भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1935। अगस्त प्रस्ताव 1940। फिर आपका बेबेल योजना, तो ये बेबेल योजना 1945 में था। और क्रिप्स मिशन 1942 का है। तो इसमें आपका कौन सबसे बाद में आया है? बेबेल योजना। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में आपका मारा था? तो यहाँ पर आया था, तो इसमें आपका दो बिल था, एक था आपका ट्रेड डिस्प्यूटल बिल ये, और एक था आपका सेफ्टी बिल। यहाँ पर दोनों बिल, हालांकि अधिकांशतः यहाँ तो दो ऑप्शन है, लेकिन अगर एक ऑप्शन में मिलेगा तो आपको ये ऑप्शन ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोनों थी आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल और एक सेफ्टी बिल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो इसमें देखेंगे हमारा कह रहा है कि शासनकाल और उसका दिया हुआ है कब वो पारित हुआ था। तो शिशु वध प्रतिबंध कानून लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लाया गया था, सही है आपका। अब देखिए अगला कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी का दिया हुआ, ये भी सही है। अगला है शारदा एक्ट लॉर्ड रिपन, शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन ने लाया था। ठीक है, यही आपका गलत दिया हुआ है, जो आपका 1929 में ही आया था। आगे देखिए, सम्मति आयु अधिनियम, ये लैंसडाउन का है, तो ये हमारा एक गलत मिला है, सी ऑप्शन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि बिहार सरकार का मिशन 5.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो इसमें आपका वृक्षारोपण से संबंधित है मिशन 5.0। अगला है कि किस देश ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है। तो पहला जो है मेगा फूड पार्क आपका इटली में हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए करें कि स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें। तो इस योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण भारत के लिए एक संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है, तो इसलिए ऑप्शन मेरा डी हो जाएगी। अगला देखिए कर रहा है कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच फरवरी 2021 में आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। युद्ध अभ्यास ये भारत हमेशा चलता है। युद्ध अभ्यास ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है आपका। युद्ध अभ्यास भले हिंदी नाम है लेकिन आपका किसका है, भारत और अमेरिका का। अगला है निम्नलिखित में से कौन हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो ये है आपको मेट्सोला रॉबर्टा मेट्सोला हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम पर जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक से एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू किया है। तो ये किस मंत्रालय की देन है, तो संस्कृति मंत्रालय की। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है। तो ये लद्दाख का हो जाएगा। ठीक, अगला है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने की में मदद के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है आपका फ्लिपकार्ट के साथ में। अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाला पहला निजी कंपनी बन गई है। ये है आपका स्काईरूट एयरस्पेस। ठीक है, बहुत पॉपुलर है ये भी। तो क्योंकि स्काईरूट भी पॉपुलर है तो इसमें निजी कंपनी के रूप में आपका कौन सा ले लिया है, यही है स्काईरूट एरोस्पेस। ये दोनों देखिए, दोनों का कहानी पढ़िएगा आप गूगल से या कहीं और से। तो ये जो इसरो और स्काईरूट है कहीं ना कहीं दोनों एक ही दिमाग के उपज हैं, चूंकि बाद में अलग हो गए, एक अपना प्राइवेट कर लिए और एक को सरकारी कुछ मान्यता मिली। तो दोनों आप थोड़ा कहानी अच्छे से डिटेल अपना सर्च करके पढ़ लीजिएगा, बहुत ही रोचक कहानी है। अगला देखिए कि हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज, जो फिटनेस और खेल पर पहली बार क्विज है, उसका शुभारंभ किसने किया है। तो अनुराग सिंह ठाकुर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह यागोगन 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये चीन का देन है। ठीक है, यागोगन जो है ये चीन का चलाया हुआ। ये कैसा है, तो ये रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। अगला है कि किस देश की अध्यक्षता में सरकार ने प्रमुखों की एससीओ परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की है। तो ये हो जाएगी आपका कजाकिस्तान की। अगला है अक्टूबर 2021 में किस क्रिकेटर को मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब अर्थात एमसीसी का आयोजन सदस्यता से सम्मानित किया गया। तो ये मिला है इसमें हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथन को और एक हरभजन सिंह। तो ऑप्शन हो जाएंगे। अगला देखिए, तो इसमें ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट कौन सा हो जाएगा, ई ऑप्शन, एक से अधिक। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता था। तो मीराबाई चानू ने। इसमें इनको मिला था रजत पदक। पहला जो लाया था इन्होंने ओलंपिक में मीराबाई चानू ने। और हाल फिलहाल में जो आपका कॉमनवेल्थ खत्म हुआ है वरिंगम वाला, इसमें सबसे पहले जो है मीराबाई चानू ने ही हमें क्या दिलवाया है, तो स्वर्ण पदक। पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए कौन से दिलवाई, ये बरिंघम आपका कॉमनवेल्थ 2022 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा मीराबाई चानू ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हाल ही में कौन सा देश दुनिया के सबसे नया गणराज्य बना है हाल फिलहाल का। तो ये है बारबाडोस। अगला है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में किसे चुना है, जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा। ठीक है, तो 2030 में लक्ष्य रखा है शुक्र को भेजने के लिए और वो है, उसका नाम रखा है एनविजन। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है एनविजन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो कह रहा है कि भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है। तो वेटलैंड नाला हो जाएगा आपका चेन्नई।
ठीक है। अगला देखिए, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने में निम्नलिखित में से किस राज्य की या राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को मिला है इसमें आयुष्मान भारत में, ठीक है, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए। अगला देखेंगे तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 20 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक जो हैं वो हो जाएंगे सलमान रुश्दी का है, सलमान रुश्दी द्वारा रचित है ये। अगला ये कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये आपका पाकिस्तान ने किया था, ठीक है, आपका पाकिस्तान हो जाएगी। अगला ये कह रहा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 46वां रहा है, आपका 46। अगला है निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 वैक्सीन का प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं? तो ये हैं RS शर्मा द्वारा, RS शर्मा हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला है कि 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है वीर बाल दिवस। किसके स्मृति में? तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत की स्मृति में मनाई जाती है, ठीक है। अगला है कि 9 जनवरी 2022 को भारत सरकार के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये हैं आपके भारत सुब्रमण्यम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में आ रही है क्वेश्चन, तो ये ध्यान दीजिएगा 2022, और एक है इसका कौन सा 73वां है, ठीक है, दोनों में से कोई रहेगा तो आपका हो जाएगा भारत सुब्रमण्यम ग्रैंड मास्टर, ठीक है, भारत के। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 100% LPG गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ 100% LPG कवरेज मिलेगा, वो है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका सही आंसर है। अगला देखेंगे तो कह रहा है एक यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो है ये किस योजना के तहत लाई गई थी? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार की है गृहिणी सुविधा योजना, ठीक है, याद रखेंगे इसको, गृहिणी सुविधा योजना के तहत है। आगे है आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो ये देखिए नेपाल सीमा से है और राज्य सरकार ने है, तो कौन राज्य सरकार है? राज्य से सटे हुए आपका उत्तर प्रदेश, सिक्किम, तो जो सटा हुआ है वो तो ऐसे ही सब ऑप्शन में ही है ही, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस शहर को अब अच्छे सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत में पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? वो है आपका इंदौर। नेक्स्ट आइए, कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ठीक है, देखिए जीवाश्म मुक्त स्टील मतलब कि ये जो है हो सकता है आर्टिफिशियल हो, तो ये आपका जीवाश्म मुक्त स्टील है और इसका निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश के सुर्खी में आपका आ गया है स्वीडन। आइए अगला देखते हैं, और ये जो है स्टील को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज किया है उसका नाम दिया है हाइब्रिड, उसका नाम दिया है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला करें, निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार आपका अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि अब्दुल रजाक गुरनाह आपका किस देश से अपना ये रखते हैं क्या? तो किस देश के निवासी हैं, किस देश से अपना ताल्लुक रखते हैं? तो तंजानिया के ये निवासी थे, आपका हो जाएगा ऑप्शन में तंजानिया, देख लीजिए, और यहाँ ऑप्शन कहीं कहीं रहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका है अब्दुल रजाक गुरनाह, जो आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, और थे कहाँ के निवासी? तंजानिया के। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि भारत माता 2 परियोजना के तहत पटना और निम्नलिखित में से किस शहर के बीच एक पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो ये कलकत्ता और पटना हो जाएगी। अगला है आपका कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है, तो वो कहाँ होता है आपका? तो देखिए ये होता है कि आप प्रकाश फैलाती है, क्योंकि वहाँ से छोटी बल्ब का प्रकाश स्रोत है तो उसको समानांतर करते हुए प्रकाश को
फैलाती है तो ये कहाँ रहेगी आपका फोकस दूरी के करीब। और वो कौन सा यूज होता है, तो भाई ये अवतल दर्पण इसमें यूज किया जाता है, हेडलाइट टॉर्च लाइट इस सब में। तो ये आपका जो परावर्तक की फोकस दूरी और ध्रुव के बीच तो रहेगा नहीं, ये आपका कहाँ रहेगा, फोकस पे रहेगा। फोकस देखते हैं परावर्तक के फोकस के बहुत करीब, फोकस के आसपास में रखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगी। अगला देखिए कि विद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो कैसा है, तो इसमें देखिए विद्युत विभव जो है वो आपका एक तरह का अदिश राशि है। अगला देखेंगे तो कह रहा है कि एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो जनरेटर जो भी है वो चुंबकीय प्रेरणन आपका हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणन, ऑप्शन बी दे रहा है। अगला देखिए कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष, तो वही कह रहा है कि क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। तो यहाँ इंग्लिश नाम दे दिया है, तो मायोपिया हो गया आपका निकट दृष्टि दोष और हाइपर लग गया तो ये हो गया दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ देखिए आपका तो जो मायोपिया है इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें नज़दीक का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं, तो उसके लिए हम लोग मायोपिया के लिए यूज करते हैं वो अवतल। तो अवतल हो जाएगा और उसके बाद उत्तल, अवतल और उत्तल ऑप्शन हो जाएगा ये आपका सही। अगला देखिए है कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और उसका वजन कितना होगा। तो द्रव्यमान जो निकला 2 किलोग्राम, ये क्या है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसका भार निकालना है तो भार बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो जी पृथ्वी का कितना है 9.8 या अप्रोक्सली बोल सकते हैं 10, तो यहाँ 10 दूनी का 20 हो जाएगा। तो 20 तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, लेकिन इसके अप्रोक्स में भी देखेंगे तो चूंकि हमारा एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होता है तो हम लोग 9.8 ही लेंगे, चूंकि ऑप्शन में कह नहीं रहा है कि 10 लीजिए, क्वेश्चन में 10 कहीं लिखा नहीं है। तो 9.8 गुने 2 कर देंगे 9.8, तो 9 दूनी 18, 1 19.6 जो है वो ऑप्शन में है। 20 भी है और देखेंगे तो 20 भी है, लेकिन मेरा एग्जैक्ट आंसर जब है तो हम अप्रॉक्स में लेकर क्यों जाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगी। अगला है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो जो कार्य होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ, ये किया गया कार्य हम लोग बोलते हैं इसको W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जितना फोर्स लगाया और डिस्प्लेस किया हो जितना दूरी, उसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। तो इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये एक सदिश राशि है, तो हम लोग इसको बोलते हैं, फार्मूला आप पढ़े होंगे तो एफ डी कॉस थीटा होता है, एग्जैक्ट फार्मूला किसी एंगल पे लगाया गया है तो एफ डी कॉस थीटा होता है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो निर्भर तो दो चीज पे करेगा, एक फोर्स पे करेगा और एक डिस्प्लेसमेंट पे करेगा। ठीक है, दो चीज तो यहाँ हो गया। तो हमारा तीसरा में देखेंगे तो बल और विस्थापन के बीच कोण वाला भी बात आ गया है, हमने बताया कॉस थीटा भी इस पे डिपेंड करेगा। चौथा एक बच गया वस्तु के प्रारंभिक वेग, वेलोसिटी का इसमें कोई चीज नहीं है वर्क डन में। ठीक है, अगला है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए ध्वनि के किस विशेषता का उपयोग करता है। तो ये होता है, ये जो छोड़ता है वो होता है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, चमगादड़ जो छोड़ता है वो अल्ट्रासोनिक होता है। ठीक है, बहुत तीव्र होती है गति, तो इसीलिए ये जो है आपका अपना विशेषता, इसकी विशेषता यही कि ये अपना आवाज से ही शिकार का पता लगाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वस्तु की सभी स्थितियों के लिए एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें कौन सा कंडीशन है, तो एक तो आपका देखेंगे दर्पण में आइएगा तो हमेशा जो है आभासी और सीधा, जो सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा ही, तो सीधा और आभासी हमेशा बनता है उत्तल दर्पण, और जस्ट इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण जब है तो इसका अपोजिट होता है अवतल लेंस में। लेंस भी ऑप्शन में है आपका, तो लेंस भी देख लेते हैं, तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, तो 2 और 3 ऑप्शन सी हो जाएगी आपका सही जवाब। अगला है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, तो अच्छे अवशोषक जो होते हैं वो अच्छा से जो जल्दी अवशोषित करेगा वो उत्सर्जित भी करेगा। तो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, जितना जल्दी बालू गर्म होती है उतना जल्दी ठंडी भी हो जाती है, बोल सकते हैं, तो वो बोलेंगे कि वो ऊष्मा के अच्छा अवशोषक है। अगला देखिए है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो केल्विन जो है वो एसआई मात्रक है, लेकिन हम लोग इसको सेंटीग्रेड अर्थात हम लोग प्रायोगिक
संकेत के रूप में यूज करते हैं सेंटीग्रेड का, लेकिन इसका SI मात्रक क्या है, केल्विन। अगला देखिए है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है। तो आवर्त सारणी जो है ये किस पे करता है, तो आवर्त है आपका क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या आपका देख लीजिए, दो ऑप्शन है, तो प्रधान क्वांटम संख्या को आवर्त हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि 1s 2s 2p लिखते हैं तो ये जो आता है ये आवर्त को इंडिकेट करता है, ठीक है। जो पहला संख्या वो क्या है आपका, इंडिकेट करेगा आवर्त को। अगला है निम्नलिखित में से कौन कथन की गलत कथन की पहचान करना है। तो देखिए इसमें गलत कथन कर रहा है कि अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से होती है, सही बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन का क्षय के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है आपका। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही है आपका। CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ज़्यादा गर्मी बढ़ेगा। अगला है ओजोन परत पर सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। तो देखिए यहाँ पर ओजोन परत जो है ये हमारा किसका कार्य करता है, तो पराबैंगनी किरण को रोकता है, न कि ये अवरक्त विकिरण को। तो इस तरह से हमारा तो ऑप्शन ये डी गलत हो गया है। तो हमसे पूछ क्या रहा था, गलत कथन ही, तो डी ऑप्शन जो है इसका दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार डी इसका सही जवाब है। अगला देखिए कह रहा है कि फ्लोरोसिस जो एक अस्थिर रोग है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो फ्लोरोसिस जो है वो आपका पानी में जो फ्लोराइड बढ़ती है और उसके सेवन से जो है, फ्लोरो से ही आप पकड़ लेंगे कि फ्लोराइड जो है इसमें पाई जाती है, इसके कारण आपका ये रोग उत्पन्न होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है। थर्मोसेटिंग बहुलक के आपका बेकेलाइट आ जाएगा, प्लास्टिक का जो है ये आपका बेकेलाइट हो जाएगी। अगला देखेंगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा या शुगर है। अपचायक शर्करा सुक्रोज हो जाएगी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एनाल्जेसिक, अर्थात एनाल्जेसिक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पीड़ाहार, या बोल सकते हैं उसको हम लोग दर्द हरने वाला। तो एनाल्जेसिक के रूप में यूज किया जाता है वो है आपका इसमें नोबलगिन, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि सरसों के तेल और मिट्टी के तेल में तेल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो सरसों का तेल और मिट्टी का तेल, तो एक इसमें आपका कौन सा है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं कीप के द्वारा। पृथ्वी चूंकि इसका आयतन दोनों का अलग अलग होगा तो एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगी। तो एक सतह में आपका केरोसिन रहेगा, एक सतह में आपका यहाँ से एक सतह में आपका सरसों तेल रहेगा। तो हम लोग एक कीप लगाएंगे और नीचे की सतह से निकालते जाएंगे तो ये क्या होगा आपका, तो हम लोग इसमें कौन सा करेंगे, पृथ्वीकारी कीप का यूज करेंगे। यहाँ से निकल जाएगा दूसरा और दूसरा सतह आ जाएगा, तब आपका वो अलग किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए है कि फेनोलेप्थीन एक सिंथेटिक संकेत है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में किस प्रकार की बनती है। तो देखिए अम्लीय में बनता है वो आपका फेनोक्सिलिन जो है वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है, कलरलेस बनता है। और इसमें जब क्षारीय में डालते हैं तो ये बन जाता है गुलाबी रंग का। तो देखिए आपका इसमें रंगहीन और गुलाबी, ऑप्शन डी दे रहा है। अगला है कि गर्म पानी में चीनी घोलकर पानी को पी चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए। यह इंगित करता है किस तरह का, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर से वो उसी अवस्था में आ गया। तो भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है अर्थात पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगला देखिए कर रहा है कि वे ध्वनिहीन नहीं होते और ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं, वो सामग्री कौन सी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग अधातु, ठीक है। तो अधातु में आपका डी ऑप्शन दे रहा है, अधातु हो जाएगी, ठीक है। बिजली का कुचालक और ऊष्मा के भी होते हैं। अगला देखिए है कि दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है। नोड्स किसको बोलते हैं, तो जो तना निकलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनोड। आंसर आपका इंटरनोड ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि दो नोड्स के बीच मौजूद तना, ये तना हो गया, और तना से जहां पत्ती निकलती है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो इसको बोलते हैं हम लोग नोड्स। और इन दोनों नोड्स के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं इंटरनोड्स। क्लियर। अगला देखिए कह रहा है जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो जूट जो है वो तना से होती है। अगला है कि बीज और फल किसके द्वारा होता है। तो बीज और फल जो है वो यहाँ पर बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, तो ये आपका अंडाशय से बनेगा। लेकिन ऑप्शन देखते हैं, एक तो आपका अंडाशय बीज हो जाएगा अंडाशय,
और फल जो है वो बीजांड का है, तो बीजांड से फल, ऑप्शन बी है। इसमें आपका बीजांड से फल नहीं, बीजांड से बीज बनेगी, ठीक है। बीजांड अंडाशय से तो फल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर बीज और फल के बारे में करा है, तो अंडाशय से तो आपका फल बनेगा और फल से फिर आपका इसमें बन जाएगा बीजांड से बीज, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगी। अगला देखिए कह रहा है कि ब्रेड में, इसका ऑप्शन देख लेंगे, इसको सबको हटा दे रहे हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं। तो ब्रेड में जो छिद्र होता है वो किस किण्वन विधि होता है। तो इसमें देखेंगे हमारा जब उसको कराया जाता है कौन सा अभिक्रिया होती है, तो जो भी ब्रेड बनता है वो किसके द्वारा बनेगी, किण्वन विधि करेंगे हम लोग उसमें। तो जो किण्वन विधि होती है उसमें क्या होता है कि सूक्ष्म जीव जब है उसको खाते हैं तो कौन सा उसमें निकलेगा अपचयन के बाद, तो उसमें निकलेगा हमारा CO2, और यही CO2 क्या है, जो ईस्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ते हैं गैस को। तो ये आपका सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड सही होगी, ठीक है। अगला देखिए है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होती है। तो ये होता है एंडोप्लाज्म रेक्यूटम द्वारा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा। अगला देखिए, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, किस कारण से नहीं फैलेगा। तो मच्छर के काटने से, बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से, HIV संक्रमित रक्त से, असुरक्षित यौन संबंध से। तो ये सबसे तो हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन है मच्छर के काटने से, ये आपका नहीं फैलता है। अगला देखिए करे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला इसमें रोग है आपका मलेरिया, मलेरिया आपका हो जाएगी। अगला देखिए कर रहा है कि स्लीप एनीमिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या करते हैं, तो लोग निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, वो अपना सांस को रोक लेते हैं, बाधित होती रहती है। तो इस तरह से देखेंगे आपका निद्रा में थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, इसको बोलते हैं स्लीप एनपिया, ठीक है। अगला देखिए कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो हमारे शरीर में इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, तो विटामिन ए जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन से नहीं होता है, लेकिन जो और भी जैसे विटामिन है जिसका B12 है, D है और K है, ये सब क्या है, ये अपवाद में आते हैं, लेकिन संश्लेषित नहीं किया जाता है, वो कौन सा है, विटामिन ए, ठीक है। यहाँ विटामिन का निर्माण नहीं होता है, विटामिन ए, और संश्लेषित का नहीं होगा, तो ये सब एक्सेप्शन है आपका D, K, B12 ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए है कि थायराइड ग्रंथि से थोरक्सिन स्त्रावित होने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सा। ये पिछले सेट में भी हमने बताया था। तो देखिए H से तो हार्मोन हो गया आपका, और थायरॉक्सी कह रहा है भाई, तो थायरॉक्सी हार्मोन, तो T इसमें रहना ही चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चूंकि थायराइड लिखिएगा तो T आएगा, और H हार्मोन, तो ये H तो सभी में, तो हमारा T वाला ऑप्शन एग्जैक्ट सही हो जाएगा। देखिए माफ़ी चाहेंगे, यहाँ हम 100 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, 50 क्वेश्चन इस सेट में हम छोड़ेंगे, चूँकि हमें कहीं आवश्यक कार्य से जा रहे हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे भाई। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले सेट के साथ आएंगे, इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तो अपना पढ़ाई जारी रखेंगे, चलते हैं, जय हिंद।